Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. Now let us see with the help of an activity that chlorophyll is necessary for photosynthesis. We will do an activity to understand chlorophyll is necessary for photosynthesis. So what do we do? Let me show you first of all what we are doing here. We are taking leaves. What type of leaves these are? These are variegated leaves. किस तरह के leaves कहते हैं इनको? Variegated. What are variegated? As you can see, double color. कहीं green है, कहीं yellow है. So they have two different colors. What these leaves are called? Variegated leaves. Right? So what we do here, we take a potted plant with variegated leaves. I showed you, right? Variegated leaves मनी प्लांट में भी देखने को मिलते हैं, क्रोटॉन्स में भी देखने को मिलते हैं. तो we will take a potted plant which is having variegated leaves. Keep this plant, हमने इस प्लांट को उठाना है, कहाँ रखना है? डार्क रूम में for 3 days. राइट 2 days भी रख सकते हैं. 3 days मीन्स उसको हमने क्या करना है? बेसिकली डी स्टार्च करना है. जितना भी उसमें स्टार्च बना है वो सब बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा. राइट सो वी यूज सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप. तो व्हाट वी डू, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch is used up. Plant becomes de-starched. We call it as de-starched plant. Now we proceed with de-starched plant. हमने क्या किया? Potted plant लिया. किस तरह के leaves थे? Variegated leaves. उसको हमने क्या किया? Dark room में रख दिया. Now उसके बाद हम क्या करेंगे? इस plant को उठा के 6 hours के लिए we will keep it in sunlight. So that कुछ starch बनाना शुरू कर दे. Right? We keep it in sunlight. Right? For photosynthesis. So that photosynthesis starts. Right? Is that clear? Now what we will do? Pluck a leaf from the plant. Plant से एक लीफ तोड़ लेंगे, 1 या 2 लीफ भी तोड़ सकते हैं. हम क्या करेंगे? ग्रीन एरियाज जहां जहां हमें दिखाई दे रहे हैं उनको एक ट्रेसिंग पेपर से उसके ऊपर मार्किंग बना लेंगे. ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर. किस तरह का पेपर लेना है? ट्रेसिंग पेपर पे हमने उनकी नोट कर लिए कि यहाँ यहाँ हमने ग्रीन एरियाज देखे थे लीफ के अंदर. राइट उसके बाद हमने इस लीफ को क्या करना है? बॉइलिंग वाटर में उबालना है. राइट वी कीप दिस लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर few minutes. अब बॉइलिंग वाटर में क्यों रखते हैं? सो दैट द लीफ बिकम्स डेड. नाउ बॉयल करेंगे तो लीफ जो है इट विल बिकम अ डेड टिश्यू, डेड प्लांट, डेड ऑर्गन. राइट आफ्टर दिस वी इमर्स दिस बीकर in a alcohol. We immerse it in a beaker containing alcohol. Alcohol में क्यों immerse करना है? Immerse मैंने इसको डाल देना है, dip कर देना है. Alcohol किस में ली है हमने? बीकर में. राइट पहले हमने क्या किया? लीफ तोड़ लिया, उसके ग्रीन एरियाज को हमने मार्क कर लिया, फिर उसको हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया ताकि वो जो लीफ है वो दैट बिकम्स अ डेड लीफ. नाउ फिर हमने उस लीफ को उठा के एक बीकर के अंदर जिसमें अल्कोहल डाला हुआ है उसके अंदर उसको डिप कर दिया ताकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सारी की सारी बाहर निकल जाए. हम देखेंगे बाहर का जो सॉल्यूशन है थोड़े समय के बाद वो सारा क्या है? ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा. Clear? Now carefully place the beaker in water bath and heat till the alcohol begins to boil. उसको बीकर को उठाया, वाटर बाथ में रख दिया और हीट किया ताकि वो जब तक कि अल्कोहल उबलने ना लगे. What happens to the color of the leaf? It decolorizes. कलर छोड़ देता है. It decolorizes. What is the color of the solution? It is green in color. What type of color of the solution we will see? It becomes green in color. Now dip the leaf. अब हमने ये लीफ को पहले हमने बॉइलिंग वाटर में डाला, फिर अल्कोहल में डाल के उबाला, फिर हमने अब क्या करना है? इस लीफ को निकाल लेना है बाहर. ठीक है
अब इसको किसी आयोडीन के सोल्यूशन में डिप करना है फॉर ए फ्यू मिनट्स, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक पेट्री डिश लें, पेट्री डिश इस शेप की होती है विच वी यूज इट इन द लेबोरेटरीज, राइट। पेट्री डिश टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें डाल दें लीफ और ऊपर से आयोडीन डाल दें, ठीक है। नाउ उसके बाद हम एक्सेस वाटर हम रिंस ऑफ करेंगे, मैंने थोड़ा वाटर डाल के उसको एक्सेस जो आयोडीन चढ़ा है उसको हटा देंगे, राइट। देन वी ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ, ट्रेसिंग द लीफ डन इन द बिगनिंग, राइट। अब हम इस लीफ का कलर देखेंगे। अब व्हाट वी विल ऑब्जर्व, जहां जहां हमने ग्रीन एरियाज मार्क किए हुए थे, wherever somewhere it is blue, right, हम जब कलर देखेंगे लीफ का तो what we will see, somewhere it is blue colored and at places no color, कहीं कहीं कोई कलर नहीं आया, कुछ कुछ जगह पे ब्लू कलर आया। तो ब्लू कलर किन जगह पे आया था, जो ग्रीन एरियाज हमने ट्रेसिंग पेपर पे मार्क किए थे, दे बिकम ब्लू कलर, एंड नॉन ग्रीन एरियाज दे शो नो कलर। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे कि जो ग्रीन एरियाज थे उनमें क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। मीन्स स्टार्च कहाँ बना है, only in the green areas of the leaf, right? That is why the blue color is seen in the green areas of the leaf, and non-green areas, they do not show any color because no chlorophyll was present in those areas. I hope this activity is clear to you, right? Just see with the, now you can see very well compare the two leaves. This is before in the beginning, right? इसमें ये green areas, ये वाला एरिया ग्रीन, ये वाला एरिया ग्रीन, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। यही हमने ट्रेसिंग पेपर पे उतार लेना है इसको। इसी तरह से इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखा और इसकी ट्रेस कर ली आउटलाइन। आफ्टर वी डिप इट इन बॉइलिंग वाटर, वी डिप इट इन अल्कोहल, वी डिप इट इन आयोडीन, तो हमें ये टेस्ट कंफर्म हुआ। यहाँ हमें ब्लू कलर देखने को मिला। दिस मीन्स स्टार्च, blue iodine test always gives blue color if the starch is present. So hence starch is present in these areas, confirmed. Hence the starch found in these areas is confirmed. So what we conclude at the end of this activity, that chlorophyll is necessary for the formation of starch, or it helps in the process of photosynthesis. Is this activity clear to you? Now let us do another activity. पिछली एक्टिविटी तो हमने क्या बताया, क्लोरोफिल नेसेसरी क्यों है, कैसे नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल शो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, दैट वी विल शो, राइट। नाउ हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन टू potted plants, से A, इसको नाम दे दिया B, दो potted plants लिए, one is called A, another is called B, right? अब हमने इनको किस में डाला है, बेल जार। What is this called? बेल जार। इसके जो भी आउटसाइड ओपनिंग्स हैं इसको हमने सील किया कि विद वैसलीन। क्यों सील किया वैसलीन से, so that कोई एयर अंदर ना आ सके, right? Clear? We take two potted plants, right? Seal them with Vaseline. अब इसमें हमने क्या रखा है, वॉच ग्लास, जिसमें हमने क्या लिया है, KOH. What we have taken here, KOH. What we have taken, KOH. Potassium hydroxide. Potassium hydroxide क्या करता है, it absorbs कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने पेट्री डिश में लिया है पॉट ए में, राइट, दैट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इन केस ऑफ बी प्लांट, नो KOH is kept, so there no carbon dioxide will be absorbed. Now let us see, right? Take two healthy potted plants which are nearly of the same size. Same way last जैसे एक्टिविटी में किया था, उनको डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में क्यों रखा, इन ऑर्डर टू डी स्टार्च
क्या करना चाह रहे हैं हम? डिस्टार्च. नाउ प्लेस each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the potted plants. Right? क्या रखते हैं एक प्लांट के एक साइड में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड whichever is present in the environment. Cover both of these bell jars properly as shown. Right? What we are using? Vaseline to seal the bottom of these jars. So the glass plates, so that the setup is airtight. Right? We are doing what we are doing? Vaseline. We are using Vaseline to seal the bottom of the jars so that the whole setup is airtight. Is that clear to you all? Right? Now keep these plants in sunlight for about 2 hours. अब हम इनको क्या करेंगे? प्लांट्स को सनलाइट में ले जाएंगे. We will keep them for 2 hours. Pluck leaf from each plant. इसका भी लीफ तोड़ लेंगे, उसका भी लीफ तोड़ लेंगे. राइट? हमने क्या किया था? पहले डार्क रूम में रख दिया, फिर हमने इनको लाइट में रखना है. कवरिंग देके बेल जार की, बेल जार सारी तरफ से सील करना है वैसलीन लगा के, और एक पॉटेड प्लांट की साइड में वॉच ग्लास रख दिया जिसमें हमने क्या रखा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा. अब हमने इसका भी एक लीफ तोड़ लेना है, उसका भी लीफ तोड़ लेना है. राइट? नाउ व्हाट वी विल डू? चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. कैसे चेक करेंगे? बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट. सिमिलर वे जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था. स्टार्च वाला इसको प्लग कर लिया, राइट? लीफ को प्लग कर लिया, उसको भी प्लग कर लिया. देन अगेन डिप देम इन बॉइलिंग वाटर, देन डिप देम इन अल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल, देन परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट. राइट? व्हाट वी विल सी, जो लीफ हमने इस पॉटेड प्लांट से तोड़ा था, ए प्लांट से, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नो. पॉटेड प्लांट ए जो था, जिस प्लांट से हमने लीफ तोड़ा, पॉटेड प्लांट ए से जब हमने लीफ तोड़ा, इट विल नॉट शो आयोडीन टेस्ट. नो कलर. राइट? It will not show test with iodine. No color. Right? पर जो बी प्लांट से लीफ थोड़ा, it will show blue color. It will give blue color with iodine. So it confirms that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. पॉट ए में कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि KOH ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली थी, और बाकी की कंडीशंस दोनों को सेम मिली. इसको भी सनलाइट मिली, उसको भी सनलाइट मिली, उसके पास भी क्लोरोफिल है, उसके पास भी क्लोरोफिल है, बट इसके पास क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है. कहाँ चली गई? KOH ने एब्जॉर्ब कर ली. बट इसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, हेंस इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद आयोडीन. So this is the activity to show that carbon dioxide is also necessary for photosynthesis. I hope this activity is clear to you. Now next, as we have discussed in the beginning of nutrition, we have two types of nutrition. One is autotrophic, another is heterotrophic. Hetero means others. Nutrition means nourishment. Means they cannot prepare their food. They get food from outside. In this we have animals, some plants which do not have chlorophyll, like fungi. They come under heterotrophic mode of nutrition. Now we have 3 types actually: saprophytic, parasitic, and one more, holozoic nutrition. Right? So 3 types. Saprophytes, organisms which feed on dead decaying organic matter. We have fungi, bacteria, right? Yeast, right? Fungi may we can have rhizopus, or even mushrooms. They show saprophytic nutrition, right? Parasitic nutrition, organisms which would obtain the food from the body of another living organism, and that living organism is called as host. So this is what? Host parasite relationship. Parasite, what it does? It causes diseases to the host. What will host provide to the parasite?
फूड एंड शेल्टर, दो चीजें देगा पैरासाइट को, फूड एंड शेल्टर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग द होल फूड और इंजेस्ट what we say solid food, ingestion of solid food. Is that clear to you? Right? So this is host and parasite, parasitic nutrition. This is holozoic nutrition. This is saprophytic nutrition, and all these three come under heterotrophic mode of nutrition. Let us understand them one by one with the help of diagrams. Now, before I take up one by one, right, let us see let us understand parasitic mode of nutrition. We have two types of parasites, endoparasites and exoparasites. What are endoparasites? Endo means inside, which we find inside the bodies of organisms. Exo means outer side, on the surface, like we have lice and leech, जो body के ऊपर रहते हैं, right? They are called exo, and which live inside the body, they are called endo. For example, we have tapeworm and roundworm, right? Now parasite और host का relationship हम कैसे explain कर सकते हैं? जो parasite है वो host को क्या करता है? Generally it will not kill the host. It will only cause diseases inside the host, right? And host in return parasite को क्या provide कर रहा है? Food and shelter. तो parasite begets the benefit, but host is harmed, right? Parasite को benefit हो रहा है, उसको food भी मिल रहा है, shelter भी मिल रहा है, but host it is getting diseased, right? Sometimes it is diseased and sometimes nothing happens, right? For example, Cuscuta and plant parasite, अमरबेल, धीरे धीरे Cuscuta जैसे जैसे प्लांट के ऊपर फैलती चली जाती है, उसकी सारी न्यूट्रिशन ड्रॉ कर लेती है और उस प्लांट को अल्टीमेटली क्या करती है? It becomes devoid of everything. It becomes from green to yellow and ultimately it dies, right? Plasmodium, you know, commonly malarial parasite. It is found in the human beings. It causes the disease called malaria, right? It has two hosts. One is Anopheles, another is humans. It is parasitic in humans as it sucks the blood of the humans, and it lives on the RBCs and lives inside the liver of the human beings. Right? Now, holozoic nutrition, organisms which take in whole food and then digest it into smaller particles with the help of some enzymes. They are called as holozoic nutrition. For example, amoeba, paramecium, animals, human beings, etc. They show the holozoic mode of nutrition. Right? Now let us see the diagrams. Heterotrophic nutrition in green plants, as I told you. First of all, saprophytes. So this is saprophytes. Saprophytes, what? They get food from what type of organisms? It can be dead, decaying plants and animals. It can be what? Dead and decaying plants and animals. What do? They release some digestive enzymes. ठीक है, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। कैसे? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके ऊपर छोड़ के, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? जो उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलर, आई वुड से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द body. So I'll repeat, saprophytes, for example, this is the diagram of mushroom, right? Bacteria also, they are saprophytes, right? What do? They release some digestive enzymes on dead decaying organic matter, and this dead organic matter, it breaks down, converts into soluble form, and it is absorbed into the body, right? So this is saprophytes. Now let us see parasites. What do? What are parasites actually? As I have told you earlier also, these are the organisms which feed on some living organisms, right? They depend on other living organisms for food and shelter. Organisms which take food, they are called parasites, and from which they get food,
the organisms from which they obtain food, that is called as the host. So we have two words here, parasite and host. Host organism is harmed by the parasite, right? It is observed in case of bacteria, fungi, flowering plants like Cuscuta. Cuscuta is Amarbale, and Ascaris roundworm, right? So this is parasitic mode of nutrition. Now, this is the diagram showing Amarbale, which is found to grow on some plants, right? And what it will do, it will derive all the nutrition from the green plant, and ultimately that green plant becomes hollow and unable to survive. So these are the internal and external parasites. This is what? Internal parasite, and these two are external or exoparasites. Is that clear to you? Now let us compare the two types of nutrition we have done, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic organisms prepare their own food from inorganic raw materials. These organisms, they obtain nutrition from the food prepared by autotrophs or some other organic resources. Now, what is autotrophic? The processes involved in this is photosynthesis and chemosynthesis. Here, three types of processes are involved: saprophytic, parasitic, holozoic, and predation, right? We require chlorophyll here in autotrophic, that is mandatory, that is very important. Here, chlorophyll is not required, it is absent in these type of organisms. Autotrophic nutrition, organisms using this mode, they are also called, इनको producers भी कहते हैं, and these organisms, they are called as consumers. I hope it is clear to you, all these points, right? So this is autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Now let us discuss nutrition in lower organisms. We have to discuss nutrition in lower organisms and human beings. So I'll start with nutrition in lower organisms. We will take two examples. One is amoeba and other one is paramecium, right? Now this is the diagram of amoeba and this is the picture showing paramecium. Paramecium is also called slipper-like animalcule, right? This is the mouse-like structure. It has one contractile vacuoles also, right? This is contractile vacuole, right? All these hair-like structures, they are called cilia, right? This amoeba has irregular shaped structures. This is called pseudopodia. क्या कहते हैं इनको? Pseudopodia. What are these finger-like projections? इनको हम pseudopodia कहते हैं. False feet भी बोल सकते हैं. ठीक है? अब अमीबा जो है फूड पार्टिकल इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है with the help of these pseudopodia, right? With the help of these pseudopodia, उसको encircle कर लेते हैं फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द, एक घेरा बना लेते हैं, right? और पैरामीशियम में ये जो बीटिंग सीलिया है, they continuously beat. Beating of cilia takes place and which helps to push the food particle towards the mouth, right? I'll repeat. पैरामीशियम में क्या होता है? जो कंटिन्यूस बीटिंग है सीलिया की, इट पुशेस द फूड पार्टिकल टुवर्ड्स द माउथ, और माउथ में फिर टेक्स इनसाइड और डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज्ड, कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म एंड एब्सॉर्ब्ड. नाउ वी विल टेक अप इन डिटेल न्यूट्रिशन इन amoeba. As you can see, these are pseudopodia finger-like projections, right? Now, this is the complete diagram showing this nutrition in amoeba. As you can see, this is nucleus, right? This is nucleus. These are finger-like projections which are called pseudopodia. As the food particle approaches near the amoeba, pseudopodia enlarge. जैसे ही food particle इस अमीबा के पास आएगा, ये जो finger-like projections हैं, इनका size increase, they will increase the size of pseudopodia, right? Or tips, with the help of tips of these pseudopodia, they will encircle
encircle the food particle को encircle कर लेंगे. After this, what do? They release some digestive enzymes. They will release some digestive enzymes. Encircle कर लिया, उसके ऊपर digestive enzymes छोड़ दिए, और फिर the food gets converted into soluble form, right? And then this food is absorbed in the body, and this is finally assimilated to form protoplasm, right? तो क्या हुआ? Amoeba extensions of the cell membrane take place, and these are called pseudopodia. They will capture the food and take in, forming a food vacuole. Digestion takes place in the food vacuole by release of some digestive enzymes. Whatever is undigested, that food is converted into soluble form. Whatever is left behind in the food vacuole, that is called undigested material, that will move to the surface. This undigested material will move to the surface, and it will throw out the waste materials out of the body. So this is the complete process of food intake by the amoeba. I'll repeat what happens. First of all, extensions of the cell membrane around the food particle takes place, right? What these extensions are called? Pseudopodia. They will form a circle. They will encircle the food particle, and after encircling, what do they release? क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो फूड पार्टिकल जिसको इन्होंने एनसर्कल किया, एक फूड वैक्यूल जैसा बन गया. दिस इज द वैक्यूल, यू कैन सी, राइट. इसमें इन्होंने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ दिए, और ये फूड को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे? सॉल्युबल फॉर्म में. और ये जो फूड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोटोप्लाज्म, राइट. कुछ जो वेस्ट बच गया उस फूड वैक्यूल में, इसी वैक्यूल में जो वेस्ट बच गया, ये फिर सेल मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री की तरफ मूव करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, इट विल थ्रो देम आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज हाउ द फूड इज बीइंग टेकन inside, right? Now let us understand the various steps involved in Holozoic mode of nutrition. Holozoic nutrition takes place in human beings, in animals, and in some plants also. Now what are the various steps which take place in Holozoic nutrition? First step is ingestion. Ingestion means taking in food, taking the food inside the body, that is called ingestion. Second is digestion. By releasing digestive enzymes, we break down the food, complex food, into simple and absorbable form. That is called as digestion. Third is absorption. Whatever is digested, converted into soluble form, that is absorbed back into the body to form protoplasm. That is called as absorption, right? Next is assimilation. Assimilation means to join together, to save it for further use, to make the body parts, right? Assimilation, utilization of digested food from the body to form protoplasm. Utilization of digested food to make the protoplasm of the body, that is called assimilation. Whatever is left behind, whatever is not digested by the body, that is removed by the process called egestion. So we discussed, when we discuss nutrition, when we discuss Holozoic nutrition, we discuss under all these headings, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion, right? Now let us understand the process of nutrition in human beings, or we are going to start with human digestive system, right? The process of digestion, before I take up, we say human beings are omnivores. Omnivores कौन से होते हैं? Which can eat anything and everything, we say, right? So ये digestion का जो process है, it takes place in a 9 meter long tube
which is called alimentary canal, right? It is 9 meters long tube. पूरी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एंड दैट फॉर्म्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इट इज अबाउट 9 meters लॉन्ग. अब इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद माउथ. राइट, माउथ इज एन अपर्चर, ओपनिंग है. आप देखो माउथ ओपनिंग है. इट इज गार्डेड बाय 2 lips, 2 lips इसको गार्ड कर रहे हैं. राइट, लिप्स का काम क्या है? जस्ट टू होल्ड द फूड. सो फर्स्ट पार्ट इज माउथ. इट लीड्स इनटू वन ओपनिंग विच इज कॉल्ड buccal cavity. Then buccal cavity passes into this pharynx, which is 12 centimeter long small tube. Right, pharynx leads into esophagus. Esophagus is 25 centimeter long tube. Esophagus leads into stomach, which is a J-shaped structure, right? Tilted on one side of the body, right? Then this leads into small intestine. Small intestine leads into large intestine, right? It is clear to you, right? Now let us see. Mouth simply I said aperture है जिसमें 2 lips इसको गार्ड कर रहे हैं. माउथ को ओपन करो, अंदर की तरफ क्या है? बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी ओपनिंग, ठीक है. बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? 2 स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, टीथ एंड टंग. 2 structures are present in the buccal cavity, teeth and tongue. टीथ का काम क्या है? They help in cutting and chewing of food, or you can say mastication, breakdown of food. Pieces में तोड़ने में help करते हैं teeth, right? So they help in cutting and chewing of food. They are of 2 types: milk teeth and permanent. 2 सेट्स में ह्यूमन बींग्स में ये टीथ प्रेजेंट हैं. अगर हम बात करें फ्रॉम अप टू 6 to 11 years, दैट्स जो टीथ प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ. दे आर प्रेजेंट फ्रॉम 6 to 11 years. इन्फेंट्स में अपीयर होने शुरू होते हैं, राइट? ये जल्दी गिर जाते हैं. दे आर रिमूव्ड, दे आर रिप्लेस्ड बाय permanent teeth, right? Then after 11 years their milk teeth start replacing, and up till 18 years they are almost complete, right? They are 32 in number, permanent teeth. Is that clear? Next is tongue, right? जो teeth clear हो गया, क्या करता है? Cutting, chewing and biting, right? पीसेस में तोड़ने में हेल्प करता है फूड को. फिर आ जाता है मस्कुलर स्ट्रक्चर. टंग आप देखो, इसमें कोई बोन्स नहीं है, तो ये सिंपल किसका बना है? मसल्स का. और अगर आप टंग अपनी फील करो तो पिछली बैक साइड में ये अटैच्ड है, राइट? सो दिस टंग इज व्हाट? मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड इट इज अटैच्ड टू वन साइड, राइट? एंड क्या काम करती है टंग? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. एक तो स्पीच में हेल्प करती है, इट मॉइसन्स द फूड, राइट? इट क्लीन्स द टीथ, clear? Plus some taste buds, they are located on the tongue which helps in tasting of the food. Clear? So किस तरह का structure है tongue? Muscular. It helps in speech, moistening of food, right? It helps in moistening of food, right? Moistening of food, right? Cleans the teeth, plus helps in speech. I'll repeat all this, right? Is that clear to you? So what is present? Mouth is clear to you, but guarded by 2 lips. Buccal cavity is clear to you, having teeth and tongue-like structure, right? Inside the buccal cavity, the secretion which is present, secreted by salivary glands, that is called as saliva. बक्कल कैविटी में क्या सिक्रीशन प्रेजेंट है? उसको हम क्या कहते हैं? सलाइवा. सलाइवा एक्चुअली 3 ग्लैंड्स के द्वारा बनता है. कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सबलिंगुअल,
आगे हम समझेंगे इनको। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवा 3 ग्लैंड्स मिलके सलाइवा की सिक्रीशन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड। इनमें से जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल। सबलिंगुअल टंग के नीचे प्रेजेंट है, सब मैक्सिलरी जॉज के साइड में प्रेजेंट है, और पैरोटिड ईयर्स के नीचे प्रेजेंट है, और चीक बोन्स की साइड पे इसको हम कहते हैं। आपने सुना होगा बच्चों में मम्स हो जाते हैं, मम्स इज वायरस डिजीज, एक्चुअली मम्स हो गए। मम्स किसकी इन्फेक्शन से होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स की इन्फेक्शन से। यहाँ पे चीक्स में स्वेलिंग हो जाती है बड़ी बड़ी, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली मम्स, right? So we are talking about what? Buccal cavity. Inside the buccal cavity we have teeth and tongue and the secretion that is called as saliva. Is that clear to you? अब बक्कल कैविटी में सलाइवा की सिक्रीशन में कुछ एंजाइम्स हैं, राइट? वो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, राइट, और उसको फूड को एक स्मॉल बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट? एक राउंड से स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक मास सा बना देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? बोलस। क्या कहेंगे? बोलस, राइट? और फिर ये अब जो बोलस है, इट विल बी पास्ड इनटू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज कॉल्ड एज फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये 2 जगह खुलती है, एक तो विंड पाइप में, एंड सेकेंडली इट ओपन्स इनटू फूड पाइप। When food is being digested in the mouth, तो जो विंड पाइप है, जब ये रेडी टू स्वॉलो है, रेडी है स्वॉलोइंग के लिए, फूड डाइजेशन के बाद माउथ में स्वॉलो के लिए तैयार हो जाता है, तो विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ये किसके द्वारा कवर होती है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को हमने कहा ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा एपिग्लॉटिस। जब फूड माउथ में डाइजेशन हो गई उसकी, जब उसने फायरिंग्स नेक्स्ट पार्ट में जाना है, तो उसमें फायरिंग्स की दो जगह ओपनिंग है। एक है आगे व्हाट यू से विंड पाइप। विंड पाइप की जो ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय दिस स्ट्रक्चर लीफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि कोई फूड पार्टिकल विंड पाइप में ना जाए। फिर सीधा फूड किस में एंट्री लेगा? फूड पाइप में। फूड पाइप क्या चीज है? ऑसोफेगस। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई एंजाइम नहीं है ऑसोफेगस में, सिंपली इट इज लाइंड बाय म्यूकस। ठीक है, इट विल हेल्प इन swallowing, passing, swallowing and pushing of food। कहाँ फूड को पुश कर रही है? स्टमक। किसमें फूड को पुश करेगी? स्टमक में। ठीक है, स्टमक इज एक्चुअली व्हाट? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट इज व्हाट? जे शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट? इसमें सिक्रीशन जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, राइट? गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स हैं और एसिड है, राइट? स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेप स्ट्रक्चर, और इसमें सिक्रीशन जो है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम लेटर। कार्डिक पार्ट जिसमें सीधा ऑसोफेगस खुलती है, इसके ऊपर डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड फंडस, कार्डियक फंडस, एंड लास्ट वाला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक, राइट? आगे हम डायग्राम्स की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अभी हम जस्ट एक व्यू बना रहे हैं, राइट? इज दैट क्लियर? सो दिस इज फेरिंग्स एंड स्टमक। उसके बाद फूड कहाँ एंट्री लेगा? अब स्टमक में और भी डाइजेशन होगी, कुछ प्रोटीन्स की भी डाइजेशन होगी, राइट? जो स्टार्च या हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? माउथ में। माउथ से फूड आगे पास कर गया स्टमक में, राइट? थ्रू फेरिंग्स एंड ऑसोफेगस। स्टमक में किसकी डाइजेशन स्टार्ट होगी? प्रोटीन्स की। कुछ
फैट्स की भी थोड़ी बहुत डाइजेशन स्टमक में हो जाती है। फिर आ गया फूड किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, 6 meters लॉन्ग। कैन यू इमेजिन, 6 मीटर लंबी ट्यूब आपकी बॉडी में कॉइल्ड है, राइट। इसके 3 पार्ट्स हैं। वन बहुत छोटा पार्ट है विच इज कॉल्ड ड्यूडेनम, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दूसरा हाईली कॉइल्ड पार्ट है विच इज कॉल्ड जेजिनम, ये 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। थर्ड पार्ट इज इलियम and it is the longest part which is 3.5 centimeters। जो मेन डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कहाँ होगी, ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम पार्ट में आप देखेंगे आगे आगे इसमें सिक्रेशंस बहुत सारी आती है, पैनक्रियास की भी आ गई, लिवर की भी आ गई, तो सारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की कहाँ टेक प्लेस करती है, मैक्सिमम इट टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम पार्ट। और जेजिनम और इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्लियर। उसके बाद फूड किस में आ गया, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड कम्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। वन इज कोलन, राइट, देन वी हैव रेक्टम एंड देन वी हैव एनस। कोलन के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, transverse and descending colon. We will understand that with the help of diagram, right? So this is brief picture of digestive system, right? We will discuss it in more details with the help of diagrams, right? Now what is to be digested first of all? We must understand क्या क्या digest होना है body के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन्होंने क्या देना है, एनर्जी। एनर्जी किसके लिए चाहिए, ऑल दिस फंक्शंस, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस रन करने के लिए, ऑल दिस, राइट। नाउ what is now let us understand this nutrition in human beings. It takes place in the digestive system. It consists of alimentary canal and glands. Glands कौन से हो गए, माउथ में salivary glands, then small intestine में 3 glands they play the role, liver, pancreas and intestinal glands, right? So these are the glands which play the role in digestion. इनका काम क्या है, enzymes बनाना, and which help to break down the food into smaller particles. What are the main organs of digestive system? अभी हमने पीछे भी स्लाइड में समझा कि कौन कौन से organs हैं, माउथ, ऑसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, and finally food leaves through anus. Main glands are salivary glands, stomach में जो होते हैं gastric glands, और ये तीनों लास्ट के glands कहाँ अपना secretion छोड़ते हैं, small intestine. Is that clear to you? Right? एक important बात यहाँ पे शेयर करेंगे कि herbivores क्या फूड लेते हैं, they take in cellulose. अगर हम उनके इंटेस्टाइन देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन बींग्स की और हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन, तो वी विल सी हर्बीवोर्स देयर इंटेस्टाइन इज much more longer and more coiled as compared to human beings. Why? Now this is to be, we have to understand this. Why the intestine is longer in herbivores? Because they have to digest cellulose. The simple answer. They have to digest cellulose. Now let us understand the whole digestive system with the help of diagram. Now these 2 diagrams, they clearly show the various parts of human digestive system. As you can see, right? This is the mouth, right? This is the mouth, leads into oral cavity. As you can see, oral cavity. These are salivary glands, right? As I told you, 3 तरह के salivary glands हैं, right? Parotid, sublingual and submaxillary, right? This is a long tube. Now this mouth leads into small tube which is called buccal cavity. किस में खुल रही है, pharynx में. This one is pharynx, right? Mouth,
right? Mouth is having tongue and it leads into buccal cavity. Buccal cavity opens into pharynx. Pharynx, as you can see, leads into two openings. दो openings हैं, एक wind pipe, राइट और दूसरी फूड पाइप. जब फूड फायरिंग्स में आगे डिलीवर होने के लिए तैयार है तो ये जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग बंद हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. उसकी ओपनिंग को बंद कर देगा, राइट, ताकि फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए. अगर विंड पाइप में फूड चला गया तो क्या होगा? चोकिंग हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फिर फूड किस में चला गया? फूड पाइप में. दिस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच इज कॉल्ड ऑसोफेगस. ऑसोफेगस में कोई स्केलेटल, कोई बोन्स नहीं है. क्या है? इट इज ओनली मस्कुलर इन नेचर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, राइट. ऑसोफेगस से कैसे फूड आगे पास करता है? बाय वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. दैट ऑल्सो आई विल शो यू. इसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस के द्वारा जो है फूड कैसे ऑसोफेगस से आगे किस में चला जाता है? स्टमक में. आप ये देखो, ऑसोफेगस इसमें ओपन कर रही है जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, राइट. जहां पे ऑसोफेगस खुलती है स्टमक में, एक थोड़ा सा क्या है? कर्व है, राइट. नाउ ये क्या है? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? वाल्व, स्फिंक्टर. ये क्या करता है? जो फूड स्टमक में आ गया उसको वापस ऑसोफेगस में नहीं जाने देगा और बंद कर देगा, राइट. आपने इन्फेंट्स में देखा होगा, कई बार मिल्क लेते ही वो वापस बाहर आ जाता है, राइट. क्यों आ जाता है? क्योंकि इनमें जो ये कर्व है, ये जो नीचे जो ऑसोफेगस की एंट्री का जो आपने देखा, किंक हम वर्ड यूज करते हैं, किंक, राइट. दिस इज किंक. इतना डेवलप्ड नहीं होता इन्फेंट्स में जितना कि जैसे जैसे एडल्ट बनते हैं उनमें ज्यादा डेवलप्ड होता है. तो फूड ऑसोफेगस में किस में आ गया? स्टमक में. सो दिस इज द स्टमक, राइट. दिस पार्ट जिसमें ये खुला है ऑसोफेगस, इसको हमने क्या कहा? कार्डियक. ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा? फंडस. और ये वाला पार्ट हमने क्या कहा? पाइलोरिक. 3 पार्ट्स हैं स्टमक के, राइट. अब एज यू कैन सी, स्टमक के जस्ट ऊपर क्या है? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जिस विच इज कॉल्ड लिवर. इट वेज 1.4 to 1.5 kg. लार्जेस्ट ऑर्गेनली आपकी बॉडी में जो है लिवर है. लिवर क्या बनाता है? लिवर इट प्रिपेयर्स द बाइल जूस. लिवर फॉर्म्स बाइल जूस. लिवर में क्या तैयार होगा? बाइल जूस. और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा जाके? गॉल ब्लैडर. इट विल गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और जब फूड आएगा इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये लिवर की सिक्रेशन जो है इसमें रिलीज होगी, राइट. यू कैन सी दिस इज स्टमक. स्टमक के जस्ट एक साइड पे नजर आ रहा है लिवर, और ये लिवर की साइड में नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर. लिवर से डक्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट. गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है, दोनों मिलके क्या बना देंगी? अल्टीमेटली सिस्टिक डक्ट, राइट. और फिर एक नीचे इसके नजर आ रहा है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द कर्व ऑफ द स्टमक, एंड दिस इज कॉल्ड पैनक्रियास. क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियास. ये स्टमक के ऊपर की तरफ लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जिसने सारी स्पेस ली हुई है, बिलो, जस्ट बिलो द डायफ्राम. 2 लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब. इसको हम क्या कहते हैं? लिवर. और स्टमक के नीचे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास, राइट. पैनक्रियास और लिवर की एक डक्ट कॉमन ज्वाइन होकर एक डक्ट बनाते हैं विच इज कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक duct. It is called hepatopancreatic. What is it called? Hepatopancreatic duct. Clear? तो hepatopancreatic duct दोनों की सिक्रीशन किस में पोर करेगी? डिओडिनम में. किस में? दिस पार्ट इज कॉल्ड डिओडिनम, जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस करती है, राइट. नाउ This is whole small intestine, highly coiled structure. ये सारा jejunum part and ileum part, right? Now this is large intestine. This is large intestine. This is colon, ascending colon, transverse colon and
descending colon, right? Ascending, transverse and descending. This is called descending colon. Clear? और ये फिर आगे जाके किस में खुलेगा? This is called rectum and this is called anus. I hope it is clear to you, right? So this is the diagram of the alimentary canal and various parts. We will continue with the same topic in the next video. Till then, goodbye.